सॉरी, क्लासेस कुछ लेट है और कुछ प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों में। रिस्टार्ट। आई होप सबको वीडियो दिख रहा होगा, कुछ लोगों में प्रॉब्लम है। आई होप मतलब मेरे वाले में प्रॉब्लम, मुझे नहीं दिख रहा अपना वीडियो। ओके फाइन, तो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है डायरेक्टली। आज हम जो मतलब आज जिसके बारे में, जिन चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं वो चीज है हमारा कंप्लीटली जीवन की उत्पत्ति एवं जय विकास, जिसके बारे में मतलब क्लास 12 में उतना डिटेल में तो शायद अगले चैप्टर में दिया होगा या फिर उसके बाद बताया होगा, बट 10th में स्पेशली है मेंटल के साथ ही, तो वो बताना काफी जरूरी है। तो आज हम वही सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। दैट इज जय विकास, और जय विकास और उसके जो मतलब सिद्धांत है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत स्टैनले मिलर ने दिया था, ठीक है। स्टैनले मिलर का मतलब सिद्धांत तो कई लोग दिए थे, लेकिन स्टैनले मिलर के सिद्धांत को हम लोग बहुत हद तक सत्य मान के चलते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, origin of life and organic evolution। तो देखिए, अगर बुक का देखा जाएगा तो बुक में कई चीजें मतलब कई बातें बताई गई हैं, कई चीजों का डिस्क्रिप्शन है और उसमें मतलब जैसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम बस डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। डायरेक्टली पॉइंट ये था कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत कई लोग दिए थे, जिसमें से 3 4 5 लोग के सिद्धांतों को बुक में दिया हुआ है, बट हमें जो मेन पढ़ना होता है वो होता है स्टैनली मिलर का सिद्धांत। और पिछले 3 4 सालों में अगर किसी का जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी शक्ति का क्वेश्चन पूछा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ में, तो स्टैनली मिलर का ही थ्योरी पूछता है। क्यों? क्योंकि इनके थ्योरी को बहुत हद तक सच और सत्यापित मान के चला, ठीक है। तो स्टैनली मिलर के सिद्धांत पे पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पे फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन संभव कैसे हो सका, इन सभी चीजों का वर्णन करना होता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो अब हम अगर आगे देखा जाए सॉरी अननेसेसरी साउंड आ रहा है। अब सॉरी कुछ कॉल आ गया था तो इसलिए वीडियो और माइक ऑफ करना पड़ा, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रही है, थोड़ा सा मतलब सारा कुछ सेटअप नहीं हो पाया अच्छे से, ठीक है। तो बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। तो इतना तो समझ सुना, ठीक है। स्टैनली मिलर का सिद्धांत, स्टैनली मिलर ने अपनी थ्योरी को कैसे का एक्सप्लेन किया था, अगर उनका देखा जाए तो स्टैनली मिलर ने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया था अपने थ्योरीज के बारे में। और उनकी जो थ्योरीज थी वो रिलेटेड थी लाइफ के फॉर्मेशन से और अर्थ के फॉर्मेशन से, ठीक है। तो अगर इस थ्योरी को हम अपने ढंग से या फिर कुछ स्टोरी की तरफ पढ़े तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मतलब एक चीज तो 100% श्योर मानी गई थी, क्या कि जो मतलब कहा गया है पृथ्वी का निर्माण एक बहुत बड़े ब्लास्ट से हुआ है, ठीक है। तो बिग बैंग ब्लास्ट हुआ है या फिर बिग बैंग थ्योरी माना जाता है इसको। तो पृथ्वी का जो निर्माण है मतलब माना गया कि अंतरिक्ष में स्पेस में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में एक आग का गोला पृथ्वी बन गया, ठीक है। तो अब ऐसा कैसे हुआ और इसमें क्या एक्सेप्शंस आते हैं, हालांकि एक्सेप्शंस में दो लोग का सिद्धांत, एक लोग का सिद्धांत काफी अटपटा सा है, 10th में दिया हुआ। वो सिद्धांत ये है कि यदि हम किसी गीले कपड़े में चोकर लपेट कर रखते हैं तो उसमें चूहिया के बच्चे आ जाते हैं, तो जीवन की उत्पत्ति कुछ ऐसे होती है। तो उनके सिद्धांत को पूर्णतः गलत माना गया कि उनके पीछे चूहा को सबसे अच्छा सुगम जगह लगता है फॉर द बेबी बर्थ, ठीक है। और उसके साथ कोई बेतुके से 2 3 से मतलब साइंटिस्टों के जिक्र दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं पढ़ने के, और हम स्टैनली मिलर के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण पे हम थे, ठीक है। पृथ्वी का निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी, एक ब्लास्ट क्या है, एक गुरुत्वाकर्षीय बल है, ठीक है। एक बल है जिससे वो हर एक चीज को खींचता रहता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि एक आग का गोला है, अब इस आग के गोले के पास क्या है, बल है जो कि हर एक चीज को खींच रहा है। अब पानी क्या है, एक एलिमेंट है। हम मान ले रहे हैं कि पृथ्वी में पानी जैसी कोई चीज थी जो कि ऐसे तैर रही थी,
ठीक है, एक थोड़ा सा हम बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब ये चीज तैरते हुए गई और इस आग के गोले पे एक लेयर जमा के, एक लेयर बना के जम गई। पृथ्वी का एक हिस्सा पानी बना। ठीक है, अब पृथ्वी पे एक प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती, पृथ्वी पे कई प्रकार की मिट्टियां होती है। ठीक है, तो अब हम मान रहे हैं कि स्पेस में क्या है कि कई कण हैं जो मतलब तैरते हुए जा रहे हैं। अब ये मार्स का कोई कण हो गया, ये मून का कोई कण हो गया, ठीक, और यहाँ पे कोई रेड टाइप का स्टोन हो गया। अब ये सारे मतलब स्पेस में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे जब स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अब ये इधर से ट्रैवल करता हुआ जा रहा, पृथ्वी इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींच ली और यहाँ पर जम गया। ठीक है, बीच का स्पेस आपस के टकराव से और पृथ्वी के घूमने से बन। फिर इधर से एक एलिमेंट जा रहा है, वो यहाँ पर आके जम गया। इधर से फिर नीचे से कोई एलिमेंट जा रहा है, तो इस तरह पृथ्वी पे कई लेयर बनती गई, अंत में ये एक गोल पृथ्वी बन, जिसपे कई स्तर पाए जाते हैं, कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, कई प्रकार के मतलब मिट्टियों के साथ चट्टान, और चट्टान के साथ कई मेटेराइट। और अभी भी ऐसा होता है, अभी भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षीय बल से बाहर के मतलब अंतरिक्ष में चल रहे कई बड़े बड़े पत्थरों को खींच लेती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आज भी पाई जाती हैं। तो मतलब पृथ्वी का निर्माण में माना गया कि कई तरह, पृथ्वी में जो आग का गोला है उसके पास गुरुत्वाकर्षीय बल था, तो गुरुत्वाकर्षीय बल से कई प्रकार के पत्थर और कई प्रकार के तत्वों को उसने खींचा। तो पृथ्वी में कई प्रकार के तत्व, जिसमें सोना, एल्यूमिनियम और हर एक चीज आता है, वो सारी चीजें समाई हुई है। और वो सारी चीजें ओरिजिनली आई किससे माना जाता है, वो अंतरिक्ष के अलग अलग ग्रहों तथा अलग अलग मिट्टियों का ही अंश है। ठीक है, इतना तो हमें कंप्लीटली समझ में आ गया। अब अगर हम आगे की बात करें तो पृथ्वी का निर्माण का तो थ्योरी समझ में आ गया कि एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद एक आग का मतलब गोला बना, उसके ऊपर कई अंतरिक्ष में मतलब अंतरिक्ष में जो भी कण है वो तैरते तैरते उसी के ऊपर आके जमते गए और वो सारे तत्वों को गुरुत्वाकर्षीय बल से खींचता गया। और आज भी अगर पृथ्वी के समीप से कोई तत्व जाता है तो पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षीय बल से खींच लेती है। दैट्स अ कॉन्सेप्ट, मतलब दैट्स अ कॉन्सेप्ट, और दैट्स वी कैन से दैट्स अ थ्योरी। ठीक है, अगर इसके बाद कोई अलग थ्योरी देखा जाए तो स्टैनली मिलर ने अपना सिद्धांत दिया। बट अगर इससे पहले पृथ्वी के निर्माण में एक एक्सेप्शन की बात करें तो माना जाता है पृथ्वी के ध्रुवीय पोलों पे चुंबकत्व बल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपास में एक सुई को नॉर्थ पोल में मैग्नेट को रखते हैं तो मतलब वो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा में हो जाता है। इट मींस पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं चुंबकत्व बल पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षीय बल पाया जाता है, लेकिन चुंबकत्व बल पाया जाता है। माना जाता है कि अगर एक यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का कोई टुकड़ा आया अपनी अग्नि को विभेदित करने, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षीय बल से वो इसको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कुछ इस प्रकार काम करता है। पृथ्वी टिल्टेड है तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, कुछ ऐसा प्रभाव माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इन सब के टीचर तो है नहीं, तो ये सब का एकदम एग्जैक्ट थ्योरी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू मी जैसा हमने सुना है, तो अगर सूर्य का कोई टुकड़ा या फिर कुछ अंश या फिर सूर्य सोचता है कि अगर हम पृथ्वी को गला दें तो ऐसा संभव नहीं है। पृथ्वी के पास जो मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है वो हर एक रेडिएशन को अपने चारों अपने फील्ड में आने नहीं देता है, कुछ जो उससे रिएक्टिव होते हैं वो। ठीक है, बाकी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बहुत सी चीजों को खींचता भी है। तो इसके पीछे बहुत से एक्सेप्शंस चलते हैं, लेकिन अब जो है उस साइंस कुछ उस पहलू तक पहुंच रहा है। कुछ 1-2 साल पहले ये थ्योरी ढूंढी गई है, तो इस चीज पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। और इसके साथ जो एक्सेप्शंस माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, अंदर एक आग का गोला है। अब फिजिक्स में पढ़ा जाता है क्या कि यदि अगर हम मैग्नेट को गर्म करते हैं, हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक को यदि हम गर्म करते हैं तो चुंबक अपना चुंबकत्व बल खो देगा, मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड लूज कर देगा। एंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ, अगर पृथ्वी के गर्भ में कोई चुंबकत्व बल है तो उसको हीटनेस के साथ समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों? अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो अपना चुंबकत्व बल खो देगा, ऐसा फिजिक्स में पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व बल पाया जा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के पीछे भी कुछ ना कुछ अपवाद चल रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी में मतलब अभी इन सब चीजों के पीछे साइंस वर्क कर रहा है, अभी भी बहुत सी चीजें ढूंढ दी गई जिससे हमें नहीं पता है, बहुत सी चीजें भी ढूंढनी बाकी है। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस, कुछ सॉल्यूशन, मतलब कुछ अर्थ के बारे में कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें इसके बाद पढ़ना होता है स्टैनली मिलर के प्रयोगों। तो स्टैनली मिलर ने प्रयोग में क्या किया, 2 इलेक्ट्रोडों को डाला एक कोनिकल फ्लास्क में, वैक्यूम कंडीशन बनाई
और वैक्यूम कंडीशन बनाने के बाद उसमें 6 से 7 दिन तक एक स्पार्कलिंग कराई, ठीक है। तो वो फिगर हम जब मतलब आज तो नहीं, आज अभी आप सोचे थे हम थ्रू लैपटॉप पढ़ाएं, बट अभी तक कंप्लीट फैसिलिटी होने पाई। कल गारंटी है, कल नोट्स बनवाएंगे। तो कल स्टैनले मिलर का जो मतलब कोनिकल फ्लास्क वाला जो ट्यूब वाला जो चलता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, और उसके बाद ये ट्यूब लाइंस कुछ ऐसे कनेक्टेड रहती हैं। तो इसकी फिगर हम क्लियरली अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग करा, तो सीधे से सिद्धांत को समझते हैं। इनके सिद्धांत किस चीज पे बेस्ड था, किस चीज पे ये सिद्धांत आधारित था, जो इलेक्ट्रोड वाला। इन्होंने कैसा किया, एक वैक्यूम कंडीशन में, वैक्यूम मतलब क्या, एकदम जहां पे एयर प्रेजेंट ना हो, उसमें उन्होंने जल जड़ मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने लिक्विड तो डाला, लिक्विड के साथ कुछ मतलब एसिड्स को डाला, कुछ अदर एलिमेंट्स की उपस्थिति में उन्होंने 7 दिन तक लिक्विड में स्पार्कलिंग कराई है। मतलब उसमें माना जाता है मीथेन थे, NH4 था, और ऑक्सीजन भी था, और वाटर था, H2O था, और उसके साथ वैक्यूम कंडीशन बनी थी, और उसके बीच में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड डाला था, और 2 इलेक्ट्रोड के बीच लगातार उन्होंने 7 से 8 दिन तक स्पार्कलिंग कराई। तो पानी का जो कलर था वो शायद व्हाइट से डार्क रेडिश में चला गया था, और उसमें कुछ चीजों का निर्माण हुआ था। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक, एस्पार्टिक और एलिनिन, और उसके साथ कुछ अदर एसिड थे, कुछ ऐसे मतलब एलिमेंट प्राप्त हुए जिनसे एक कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो स्टैनले मिलर के इस सिद्धांत को बहुत हद तक सच माना गया, और उसको पृथ्वी के अकॉर्डिंग कैसे बताया गया, माना गया कि पृथ्वी पे मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी में जल की उपस्थिति थी, जल के साथ कुछ गैसें मौजूद थी, ऑक्सीजन पूर्णतः अवेलेबल नहीं थी, लेकिन H2O में ऑक्सीजन भी आता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जल से प्राप्त हुई तथा जल मौजूद था, और जल के साथ कुछ अन्य तत्व मौजूद थे। पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म था, लगातार स्पार्कलिंग हो रही थी, 7-8 दिनों तक बिजली चमकती रही और स्पार्कलिंग होती रही, पानी में रिएक्शन होता रहा। और उस तरह एक कोशिका के मतलब एक कोशिका के बनने में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, ग्लूटामिक, एस्पार्टिक और एलिनिन, और उसके साथ जो भी मतलब अदर लिक्विड्स होते हैं जो कि एक कोशिका के फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, वैसी चीजों का फॉर्मेशन होता हुआ पाया गया। तो इस तरह माना गया कि जो स्टैनले मिलर का सिद्धांत है वो जीवन की उत्पत्ति में बहुत ज्यादा कारगर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जीवन के सिद्धांत में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की इस थ्योरी को तो हम थोड़ा बहुत समझ गए, जब नोट्स बनवाएंगे और इसके फिगर को दिखाएंगे और फिगर के अकॉर्डिंग जब दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, then I am sure that you all will get it 100%, okay? बट अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन था कुछ गैस, उनका मतलब इन्होंने क्या किया था, मतलब इलेक्ट्रोड से स्पार्कलिंग करवाई थी, ठीक है। मीथेन थी, NH4, और अमोनिया और कुछ गैसें थी, और कुछ गैसों के साथ जल था, जल में स्पार्कलिंग 7 दिनों तक करवाई थी, तब जाके उनको ग्लूटामिक, एस्पार्टिक और एलिनिन, एलिनिन के साथ ग्लाइसिन भी एक मिला था, ठीक है। अब अगर इसके बाद देखा जाए, स्टैनले मिलर का सिद्धांत बताया और जितने भी पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में बताया, उसके बाद जितना एक्सेप्शन थे इसके एक्सेप्शंस के बारे में बता दिया। अब इसके बाद देखा जाए तो पढ़ना होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखा जाए तो छोटा मोटा टॉपिक नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम बड़े स्तर से नहीं बताते हैं, 10th की बुक के अकॉर्डिंग काफी छोटे स्तर से बताते हैं, ठीक है। इसको हम उतना ज्यादा बड़ा नहीं करते, उतना ज्यादा इस टॉपिक को घुमाते नहीं, एक इजी लैंग्वेज में 10th के हिसाब से जैसे दिया हुआ है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 10th में लैमार्क और डार्विन के बारे में बताया, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत तो हमें समझ में आया स्टैनफोर्ड का। लेकिन अब इसके बाद लैमार्क और डार्विन और कैसे कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब जैव विकास हुआ, उन चीजों को समझना है। तो उन चीजों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उन चीजों के बारे में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसको सबसे अच्छा और सबसे बेटर कोई समझा सकता है तो वो है 11 का चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ है, इसमें समस्त जीवों का मतलब इवोल्यूशन बताया हुआ है कि कैसे 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 एक के बाद एक प्लांट बने, एनिमल बने, और एनिमल में कैसे कैसे लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 11 की बात कर लें तो इससे पहले मतलब जब हम क्लास अटेंड कर रहे थे तो हमने 5 किंगडम्स बताए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटीसा फास्ट बताते हैं, राइटिंग और लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं, बस जितना फास्ट हो सकता है बताते हैं, क्योंकि जीवन में मतलब जो जैव विकास का सिद्धांत है उसको डीपली समझा तो बहुत समय लगेगा। सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। फंगी,
प्लांटी एनिमिलिया। ठीक है, अब इसको समझने का मतलब क्या है, क्योंकि हम समझाएंगे वही जो बुक में दिया है लेकिन अपने तरीके से। ठीक है, अब मोलेरा में क्या आते हैं, सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो बस मेन पॉइंट इसमें क्या आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। और यूकैरियोट्स कैसे आते हैं, यूनिसेलुलर आते हैं। एग्जांपल हम नहीं लेंगे, सेलुलर। फंगी 4 टाइप के होते हैं, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिट्रोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस। ये फंगी 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांटी में 5 आते हैं। देखा जाए तो ब्रायोफाइट आते हैं, सॉरी उससे पहले एल्गी आता है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, शॉर्टली बता रहे हैं। ठीक है, जिम्नो स्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एनिमिलिया की बात करें तो यहां पर शुरू होता है कोरीफेरा, कोरीफेरा, सिलेंथेटा, प्लेटी एल्मेंथिस, एसके एल्मेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 10th में जितने एग्जांपल दिए हुए सब कॉर्डेटा के दिए। तो कॉर्डेटा कहां से आया, इसको समझाने के लिए हम इतना बड़ा चार्ट बना दिया, बहुत पार्ट बताएं, सारा शॉर्ट लिखें। ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लेटीहेल्मिन्थिस होगा, एस्के हेल्मिन्थिस होगा। ठीक है, सब शॉर्ट लिखे। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को बताते हैं। कॉर्डेटा को 5 भाग में बांटा जाता है, कौन कौन से, एविस, मैमेलिया, एविस हो गया, मैमेलिया हो गया, एम्फीबिया हो गया और एम्फीबिया, मैमेलिया, एविस, रेप्टिलिया। अभी एक और छूट रहा है, एविस, मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, स्तनधारी पक्षी, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, अभी एक और होता है। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, बताते बताते वो याद आ जाएगा। ठीक है, सरीसृप वर्ग हो गया है, एम्फीबिया उभयचर, एम्फीबिया हो गया, मैमेलिया स्तनधारी हो गया, एविस पक्षी वर्ग हो गया। इसके साथ एक और आता है, हमारे माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको बता देते हैं। आई होप आप लोगों को तो आ ही रहा होगा, क्योंकि जो लोग हमसे पहले का पढ़े उनको बहुत अच्छे से बताएं। अगर याद आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, उसको फास्टली लेके चलते हैं। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में कौन कौन से आते हैं, हाँ ये बच रहा, पाइसेस बच रहा है, मछली का हो गया पार्ट। ठीक है, अब फास्टली काफी चार्ट हो रहा है, इन चार्टों के बारे में नहीं बताते, हम समझ सीधा बताते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जीवन की उत्पत्ति को हम लोग लेते हैं इधर से, प्रोकैरियोट्स से। अब ये सारे जीव कैसे, सबसे पहले मोनेरा आया होगा। ठीक है, मोनेरा में कैसे, सब प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर, यानी यहां से लाइफ की बिगिनिंग हो रही है। अब डार्विन और लैमार्क को लेके चला जाए तो अब इसमें सभी जीव अपने अनुकूल काम करेंगे और वैसे ही ढलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने हाथों की उंगलियों का यूज करें तो हमारे हाथों की उंगलियां विकास की हैं, बट हम पैरों की उंगलियों का यूज नहीं करते तो पैरों की उंगलियां छोटी हैं। ठीक इसी उद विकास के फॉर्मूले को लेते हुए चले तो इनमें जो जैसे अपना जीवन अनुकूलन बनाया वो वैसा चेंज होता गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो प्लांट में पहले एल्गी आया, एल्गी काफी मतलब नीचे रहता है, थैलाकॉइड जैसी संरचनाएं पाई जाती है, शाखित भी पाए जाते हैं, काफी डेवलप्ड भी होते हैं और काफी शॉर्ट मतलब शॉर्ट लाइफ भी पाए जाते हैं, जिनके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो इनमें कई वेरिएशन आ गए, कई प्रकार के एल्गी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 11th के बेसिस पे देखा जाए तो 3 प्रकार, बट हायर लेवल पे देखा जाए तो कई प्रकार के। ब्रायोफाइट में पत्तियां बनने लगती है, टेरिडोफाइट में सजावटी पौधे छोटे घास फूस सब आने लगते हैं, जिम्नोस्पर्म में पेड़ आने लगते हैं, एंजियोस्पर्म में कंप्लीट डेवलपमेंट पेड़ डेवलप्ड पेड़ आने लगते हैं। ठीक, ये विकास की सीरीज चल रही है, कैसे कैसे विकास हुआ। पोरीफेरा की बात करें तो फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, पहला बहुकोशिकीय जीव क्या है, पोरीफेरा। ठीक है, अब पोरीफेरा ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं पाई गई सर्वप्रथम। ठीक है, अब यहां से जीवन की उत्पत्ति देखा जाए तो
पोरीफेरा के पास सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, खाद्य रिक्तिकाएं उन कोशिकाओं के अंदर रहती थी, पर उसके अंदर कोई अन्य शारीरिक संरचना नहीं पाई जाती थी। सिलेंड्रेटा के यहाँ से बॉडी सिलेंडर के आकार के बनने लगे, अंदर भोजन संचय रहने लगा, एक पाइपलाइन पाए जाने लगी, बहुत छोटे जीव होते सिलेंड्रेटा की शरीर देखा जाए तो कुछ ऐसी होती, खाना इधर से आएगा, बीच की नली से होगा, इस साइड से निकल जाएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, चारों कोशिका भरी रहती है। ठीक, एक मल्टीसेलुलर, इसके पास सिर्फ सेल्स पाए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा होता है, एक नॉर्मल सी पाइपलाइन और बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके बाद प्लेटिहेल्मिंथिस में प्लेनेरिया जैसे कुछ जीव आ जाते हैं, जो चपटे कृमि कहा जाता है, वो सब आ जाते हैं। उन ठीक है, एनेलिडा में कुछ गोजर और कुछ सरीसृप के कुछ जो स्टार्टिंग फेज के जीव रहते हैं वो आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा में मोलस्का एक छूट रहा है, आर्थ्रोपोडा के बीच में मोलस्का आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के जीवों को लेंगे तो उनमें शरीर जो रहती है काइटिन की बनी रहती है, अर्थात जिसके हमारे नाखून बने हुए हैं उनकी पूरी शरीर बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया इत्यादि। ठीक है, मोलस्का को लेंगे, मोलस्का के ऊपर अलग से सीट पाई जाती है। सीट मतलब जैसे में घोंगा हो गया, उसके ऊपर एक अलग से मोटा सा कवच ही पाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, जहां डर्म शब्द आ गया वहां से स्किन का निर्माण होना शुरू हो गया। हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के ऊपर के कुछ ऐसे हैं जो कि जल में रहते हैं, जिनके कुछ अलग से गिल्स पाए जाते हैं, मछलियों की भांति कुछ संचारण करते हैं, बट उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, इसलिए उनको उससे पहले ही हटा दिया गया है। अब कॉर्डेटा मतलब सबके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कंकाल तंत्र बनना यहाँ से शुरू हो जाता है एनेलिडा के। ठीक है, कंकाल तंत्र एनेलिडा के यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। अब इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में क्या कॉमन है, कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो अब टेंथ में हमें पढ़ाया क्या जाता है, इन सब के बीच लिंकेज पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, जीवन की उत्पत्ति में क्या पढ़ाया जाता है, इन सब के बीच लिंकेज पढ़ाया जाता है कि एक दूसरे के बीच क्या लिंक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका, बैट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चमगादड़ के पास पंख पाए जाते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, एविस होना चाहिए, पक्षी होना चाहिए, बट ये है क्या, मैमेलिया। क्यों, क्योंकि इसके हाथ में जो आगे की हड्डियां होती है वो मनुष्यों से मैच करती हैं, या फिर मैमेलिया वर्ग के जीवों से मैच करती हैं। इसके पास दांत पाए जाते हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो बैट को एविस यानी पक्षी में होना चाहिए, पर ये मिलता जुलता किससे, मैमेलिया, इसको मैमेलिया में रखा गया है। ठीक, इस प्रकार माना जाता है कि जो भी जंतु थे उनको अपना सक्षम लगा उड़ना, उनकी जो बॉडी वेट थी वो कम हुई, वो अपने आप को ज्यादा फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करते थे, धीरे धीरे वो पक्षी बदल गए और उनका वर्जन ऐसा हल्का हो गया, उनकी पंखें खोखली हो गई। तो ऐसा कुछ सिद्धांत है जो कि इन सबको रिलेट करता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमको यही पढ़ना है, और इसके बाद हम मानव के बारे में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, मतलब मानव कैसे एक बंदर से एक बड़ा सा जीव बना और उसके पास कैसे इतना मेंटली इसका विकास कैसे हुआ उसको समझेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो एक ये मिला हमको। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइसेस में वेल मछली की, ब्लू वेल। ठीक है, ब्लू वेल की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है, बच्चों को जन्म देती है, और इसके जो लक्षण है वो किससे मिलते जुलते हैं, मैमेलिया से। ब्लू वेल और बैट को किसमें रखा गया है, मैमेलिया में। जबकि मैमेलिया में क्या आते हैं, स्तनधारी वर्ग के स्थलचर जीव आते हैं, न कि जलीय जीव आते हैं, न कि पक्षीय जीव आते हैं। ये पक्षी होने के बावजूद भी मैमेलिया में आ रहा है, ब्लू वेल एक मछली होने के बाद भी किसमें आ रही है, मैमेलिया में आ रही है। और एम्फीबिया को लिंकेज माना जाता है किसके बीच, एम्फीबिया जो होते हैं वो मछली और स्थल में रहने वाले जीवों के बीच लिंकेज होते हैं, अर्थात वो जल में भी रह लेंगे और वो स्थल में भी रहेंगे। रेप्टेलिया में सांप आता तो है, लेकिन कुछ सांप जल में तैर भी सकते हैं। अब बताइए, सॉरी इधर नहीं लाना है इसको, रेप्टेलिया कुछ सांप जल में तैर भी सकते हैं, जैसे पानी वाला सांप हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, मछलियों के निमेशक पटल पाए जाते हैं, हमारे आंखों के यहाँ भी क्या है, निमेशक पटल है। ठीक है, जो कि विलुप्त होने की कगार पे है। हमारे अंदर पूंछ थी जो कि धीरे धीरे विलुप्त, पूंछ की हड्डी आज ही पाई जा रही है, पूंछ विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ घोड़ों के आगे के हाथ, हमारे आगे के हाथ, पक्षियों में चमगादड़ के आगे के हाथ, ब्लू व्हेल के जो पंखों की संरचना होती है उन सभी के अंदर जो मूलभूत हड्डी पाई जाती है वो समान होती है। तो ये सारे सिद्धांत इतना पूरा क्या बता रहा है,
कि सभी जीव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, परिवर्तित होते होते वो अपना अलग अलग संरचना बनाए हैं। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए, टाइम कितना हो रहा है, 8:30 हो चुका है। ठीक है, टाइम को देखते हुए हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसको चलने देते हैं, 4 मिनट तक चलेगा, उसके बाद लास्ट के मिनट्स में हम इसको मिटा देंगे। 8:30 हो रहा है, 8:36 या फिर 37 तक दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। 37 लिख दे रहे हैं, 37 की स्टार्टिंग में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा इसी तरह इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आगे लेके चलेंगे, कैसे डार्विन और लेमार्क के सिद्धांत को कैसे सही माना गया, कहाँ कहाँ उनके अपवाद है, कहाँ कहाँ उनके एक्सेप्शन है, कैसे मनुष्य जो है वो अन्य जातियों से मिलता है, और इन चीजों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आई होप टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, और जो भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लेट हुआ बीच में, उसके लिए हम मतलब क्षमा चाहते हैं।
ओके, तो ब्रेक के बाद दोबारा आ गए। ठीक है, हम 10 के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 11 से शायद इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और इसका जिक्र थोड़ा सा मतलब कम आ रहा है, तो इसलिए अभी इसको हम छोड़ देते हैं और जहाँ से अपने टॉपिक को दोबारा आते हैं। तो जिस प्रकार हमने आप लोग को चार्ट बना के यहाँ पर बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, सभी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक, तो सभी ऑर्गन्स के बारे में जब हम बताए थे तो उसमें हमने कुछ एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल हमारे आंखों का निमेषक पटल जो कि धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे, और मछलियों में ये पूर्ण विकसित पाया जाता है। अगर ये पूर्ण विकसित होता हमारे में तो हम भी पानी में मछलियों की भांति देख सकते और हमें कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी चीज है हमारे मतलब हमारे हाथों की जो संरचना है वो घोड़े के अग्रपाद, कुत्ते के अग्रपाद और बिल्ली, मतलब जितने भी लगभग स्तनधारी वर्ग में आते हैं, और उसके साथ व्हेल मछली और उसके साथ एक चमगादड़ पक्षी, इन सभी के अग्रपाद से मिलते हैं, और अर्थात ये दोनों भी स्तनधारी हैं। ठीक, और सभी स्तनधारी स्वतंत्र रूप से फेफड़ों द्वारा सांस श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो मतलब ये सभी किसके द्वारा श्वसन करेंगे? फेफड़ों द्वारा, न कि मतलब अब इसमें चमगादड़ है तो इनमें भी फेफड़े पाए जाएंगे, पक्षी में पाए जाते हैं, बट मछलियों में जो कि गिल्स पाया जाता है, तो व्हेल मछली पानी के ऊपर आके अपना श्वसन की प्रक्रिया करती है। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रियाएं जो कि विशिष्ट रूप से बताते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार लिंक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास को समझा जाता है, जिसमें अगर देखा जाए तो 3 टॉपिक आते हैं: समजात अंग, समरूप अंग तथा अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे अंग जिनका हमारे पास कोई यूज नहीं है, वो अवशेषी अंग हो जाते हैं। समजात अंग मतलब जिनकी जाति समान हो और मतलब जो कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न। और समरूप अंग मतलब जिनके कार्य समान हो और जाति भिन्न। 3 टाइप, 3 आ रहे हैं। ठीक है, एक आता है हमारा होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन जिन्हें समजात अंग बोला जाता है। एक आता है एनालॉगस, और इसके साथ एक आता है वेस्टिजियल। ठीक है, ये सारे आते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में टर्म्स पढ़ने होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? हमने बताया कि इनका जो रहता है वर्क डिफरेंट होता है। ठीक है, शॉर्टली समझा जाए तो इनका वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। इनमें क्या होता है? ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन वर्क सेम हो जाता है। वर्क सेम। और अगर इसकी बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि इसमें वेस्टिजियल ऑर्गन, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ नो यूज, जिनका कोई यूज हमारे पास नहीं है। ले लेते हैं। ठीक है, बैट्स विंग, ब्लू व्हेल फ्रंटल। अब तैरने वाले पंखों को क्या बोला जाता है? विंग्स ही नाम ले लेते हैं। ठीक है, आगे के पंख जैसे जो होते हैं ब्लू व्हेल के। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और लेते हैं एग्जांपल, हॉर्स के आगे के पैर, हॉर्स फ्रंट लेग। ठीक है, उसके साथ ह्यूमन हैंड। इन सब की ओरिजिन सेम होती है, ध्यान दीजिए, इन सब की ओरिजिन क्या होती है? सेम होती है। चमगादड़ के पंख, ब्लू व्हेल के आगे के जो पंख होते हैं, घोड़े के आगे के जो पैर होते हैं, और हाँ मतलब मनुष्य का जो हाथ होता है, इन सब की उत्पत्ति सेम है। अर्थात इन सब की उत्पत्ति सेम का मतलब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रेडिया, अल्ना, टार्सल्स, सॉरी टार्सल्स पैर होते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और सभी वैसे मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो पाए जाएंगे ह्यूमरस हड्डी जैसे। ठीक है, तो मतलब हड्डियों की जो जोड़ होगी लगभग ओरिजिन उनकी सेम होगी, उत्पत्ति उनकी एक ही होगी, बट इनका कार्य क्या है? डिफरेंट है। चमगादड़ उड़ने के लिए, ब्लू व्हेल तैरने के लिए, घोड़ा दौड़ने के लिए, और ह्यूमन पकड़ने, चढ़ने और खाने के लिए। दैट्स ऑल द वर्क। तो वर्क क्या है? डिफरेंट है, बट ओरिजिन क्या है? सेम है। एनालॉगस ऑर्गन की बात करें तो ओरिजिन डिफरेंट हो जाती है। ओरिजिन डिफरेंट का मतलब क्या है कि अब हम ले लेते हैं एक जगह फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, एक जगह हम ले ले रहे हैं बैट, चमगा, सॉरी, ओरिजिन डिफरेंट वर्क से, हाँ बैट, बैट के बाद एक जगह हम ले ले रहे हैं बर्ड, बर्ड में कोई भी ले ले रहे हैं, जैसे हम ले ले रहे हैं क्रो को, कौवा। ठीक है,
तीन एग्जांपल ले लिए और इसके साथ क्या ले, ग्रास ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, ग्रास ऑपर, ग्रास ऊपर के साथ हमारे पास और एग्जांपल मिलता है फ्लाई में, तो हम मक्खियों का ले लिए, हर प्रकार की मक्खी आ जाएगी, और एग्जांपल में कीट पतंग आ जाएंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, उन सभी का एग्जांपल लेते हैं साथ में। तो बैट पंख है, क्रो पंख है, ग्रासहोपर पंख है, फ्लाई पंख है। अब तितली भी आ जाती है इसमें, ठीक है, तितली को भी लेते हैं, बटरफ्लाई ये भी फ्लाइज में आ जाएंगे, ठीक है। समझने वाली क्या बात है इस पांचों नाम को लिखने का मतलब। अब ग्रासहोपर के पास भी पंख पाए जाते हैं, बैट के पास भी पंख पाए जाते हैं, और पक्षी के पास भी पंख पाए जाते हैं, और उसके साथ जो इंसेक्ट्स बटरफ्लाई हो गए, फ्लाइज हो गए, इन सब के पास पंख पाए जाते हैं। सबका काम क्या होता है, उड़ना। बट क्या सभी के पंखों को देखा जाए तो क्या समरूप रूप मतलब सामान्य रूप से बने होते हैं? जी नहीं। पक्षी में क्या होता है कि जो उनके पंख होते हैं हल्के होते हैं, एयर सैक पाए जाते हैं, जिनमें वो हवा भर के उड़ते हैं। जो कीट पतंग होते हैं उनके जो पंख होते हैं झिल्ली नुमा रहते हैं। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उनके पंख में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो विशेष प्रकार के हार्मोन तथा रंग छोड़ती है, ठीक है। ग्रासहोपर के पंख जो होते हैं उनके ऊपर अलग से कवरिंग नहीं पाई जाती, उनके पंख हालांकि झिल्ली नुमाए रहते हैं लेकिन उनके ऊपर एक अलग से कोटिंग पाई जाती है। उसके बाद कौवे के पंख बता दिए, चमगादड़ के पंख के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, स्किन का पूरा परत पाई जाती है और हाथ जैसी हड्डियां पाई जाती है। इट मीन्स टू से दैट इन सब की ओरिजिन क्या है, अलग अलग, लेकिन कार्य क्या है, दैट्स द एग्जाम्पल। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स ऑफ नो यूज, जैसे हमारे में जो टेल बोन है, हालांकि अब पूंछ तो धीरे धीरे कंप्लीटली विलुप्त हो गई, लेकिन पूंछ की जो हड्डी पाई जाती है उसका कोई यूज नहीं है। आंखों के अंदर निमेशक पटल पाया जाता है, डोंट नो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शायद आईलिड्स बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। ये इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव का गाय यूज करती है, जो ईयर का ये पीस पाया जाता है इसका गाय यूज करती है फॉर डायरेक्शन, कुत्ते यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन, बट ह्यूमन इसका यूज नहीं करते हैं। जो ऑर्नामेंटल्स के लिए यूज करते हैं वो यूज में नहीं है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स मतलब भाई सजावट के लिए जो भी यूज करते हैं पहनने वहनने के लिए, तो वो यूज नहीं है उसका, ठीक है। वो एज कह सकते हैं सजावट के लिए, डेकोरेशन, वो यूज में नहीं आता, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स में आता है उसको। तो टेल बोन हो गई, आंखों का निमेशक पटल हो गया। अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स पत्तियों के कच्चे पत्तियों के सेल्यूलोज को पचाने का काम करता था, बट अपेंडिक्स का हम लोग यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि हम पत्तियों को उबाल के अच्छे से चबा के खाते हैं। पहले जैसे हम लोग आदि मानव या बंदर रहे नहीं कि पेड़ की पत्ती दिखी थोड़ा खा लिया, ठीक है। तो अपेंडिक्स का कोई काम होता नहीं है। आंखों के निमेशक पटल होते हैं, आंखों के निमेशक पटल का कोई काम उतना खास होता नहीं है। और क्या बचा, और हमने बताया ईयर लोब्स, ठीक है, कर्ण पल्लव। तो कर्ण पल्लव में अब ये जो लटके हुए दो टाइप के होते हैं, एक बॉल लटके हुए होते हैं और एक जो रहते हैं वो चिपके रहते हैं। तो इसमें देखना क्या बात है कि ये धीरे धीरे इवोल्यूएट मतलब इवेल्युएट हो रही, इवेल्युएट मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। चेंज होने का मतलब ये जो पहले लटके हुए आ रहे थे धीरे धीरे चिपकते आ रहे, चिपकते आ रहे, धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में कम्प्लीटली चिपक चिपक के ये जो नीचे का लटकने वाला पार्ट है विलुप्त हो जाएगा। इसका काम क्या था, फॉर द डायरेक्शन। अगर आगे से आवाज आ रही है तो कुत्ता गाय घोड़ा अपने कानों को सीधा करके आगे कर लेते हैं, बट मनुष्य नहीं करता है। मनुष्य के सेंस ऑफ ऑर्गन मतलब सेंसरी ऑर्गन इतने हाई है कि वो दिशा का पता तुरंत लगा लेता है और समझ लेता है बातों को। तो इसलिए जो कर्ण पल्लव होते हैं, ईयर लोब्स होते हैं, इनका भी यूज नहीं होता है, ठीक है। ईयर लोब्स हो गए। तो अब इतने पॉइंट्स तो हमको मिल गए वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स में देखा जाए तो इसके साथ जो हमने आंखों के निमेशक पटल की बात की, उसको इंग्लिश में हमको नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आईलिड्स बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, तो इसलिए अभी इस टॉपिक को हम कंप्लीटली छोड़ दे रहे, उसका एग्जांपल नहीं ले रहे, लेकिन वो भी इसका एग्जांपल है। तो ये जो भी एग्जांपल हमने लिए ये होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये तीनों समझ में आया होगा। आप लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा बहुत लैमार पर डायनामिक के बारे में समझाया जाएगा कि उन लोगों ने क्या किया था। उसके बाद देखा जाए मतलब उनके बारे में कंप्लीटली, उनकी थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी थी तो उनके बारे में कंप्लीट आज एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके बारे में देखेंगे कल, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आज इतना, इसके बाद देखें टाइम बचा है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देंगे इन सब के बारे में। ओके, माइक ऑफ है, 2 मिनट लिख लीजिए आप लोग।
ओके, तो लगभग टाइम देखा जाए तो अभी 8-9 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अब एक आता है टॉपिक फॉसिल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स शायद पैलियोबॉटनी में, सॉरी कुछ इसका कंफ्यूजन है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहता है अभी बता देगा, ठीक है। शायद पी से नाम है कोई, अब उसका स्टडी कंप्लीट याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, शायद पैलियोन्टोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, यही बोला जाता है पैलियोन्टोलॉजी। अब फॉसिल्स के बारे में देखा जाए तो फॉसिल्स मतलब क्या किया जाता है, जीवाश्म, जीव के अवशेष जो कि मिट्टी में दबने के बाद गल गए और उनके कुछ जीवाश्म शेष रह गए, यानी ढांचे शेष। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स पाए जाते हैं, इसके हमें कैसे पता चला, जीवाश्म से। डायनासोर यानी कोई जीव होता होगा, बहुत बड़ा पाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो कैसे पाए जाते हैं, क्या डायनासोर्स आज भी जिंदा है, आज जिंदा है तो किस रूप में जिंदा है, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा, उनके अंदर भी मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, अब वो है तो किस रूप में है। अगर डायनासोर की कंप्लीट उत्पत्ति को समझा जाए तो एक छिपकली और एक गिरगिट आते हैं उनके प्रजाति में, और ऐसे ऐसे करके कई उड़ने वाले, कुछ ऐसे उन्हीं की कुछ प्रजाति उड़ती भी हैं और वो हो, और कुछ अन्य प्रजातियां आती हैं जो कि उनके जैसे दिखती हैं, और कुछ उन्हीं की प्रजाति जो रेगिस्तान में रहती है जो अभी भी विषैली है, और कुछ के पास ऐसे हैं जो कि मतलब आग छोड़ने जैसी क्षमता कुछ रखते हैं, या फिर कुछ गर्म वायु को अपने मुंह से संचारित करते हैं, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शंस है जो कि पहले डिस्कवरी पे सुनने को मिलते थे, अब तो वो भी पता। इट मीन्स टू से दैट अगर देखा जाए तो हम डायनासोर्स के बारे में सुने हैं और उनके जीवाश्म पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं, बट क्या जो डायनासोर्स के बारे में कहानियां कही गई है वो सत्य है? क्या डायनासोर्स आज भी मौजूद है, और है तो किस रूप में? तो इस सब का आंसर है जी हाँ, डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां जो कि अब बदल के गिरगिट के जैसे मिलती जुलती है, या फिर छिपकली के जैसे मिलती जुलती है, या फिर घड़ियाल के जैसे मिलती जुलती है, वो आज भी पाई जाती है। डायनासोर की भांति ही वो रहते हैं, लेकिन अपने आप को नीचे दबाते दबाते छोटा करते करते जरूरत से ज्यादा छोटे हो गए, क्योंकि उनकी जो बड़ी ढांचे थी वो बहुत ज्यादा उनको लिविंग में परेशानी देती थी, और उनकी जो फूड सिस्टम था, उनको फूड सिस्टम मतलब उनको प्रॉपरली फूड नहीं मिल पाता, वो प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी हाइट छोटी होती गई, कम होते गए। और क्योंकि लामार्क और डार्विन के सिद्धांतों को देखा जाए तो धीरे धीरे वो अपने ढलते गए सीमित और कम हो चुके हैं, और उसके पीछे रीजन होता है उनकी बड़ी मतलब उनकी बड़े साइज, और उनकी बड़े साइज से उनकी संख्या कम हो पाना, मौजूद न हो पाना, प्रॉपर्ली फूड करना मिल पाना, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस मानी जाती है जिसकी वजह से जो डायनासोर थे वो जीवित नहीं रह पाए, वो कंप्लीटली धीरे धीरे विलुप्त हो गए, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो हमें मिला, ये तो समझ में आया, ठीक है। सॉरी, पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, हाँ वही पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, कमेंट है आपको। पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स के स्टडी को कहा जाता है, हमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी को कार्बन 14 पे टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम आप सभी लोग से कहते आ रहे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया, उसको बहुत पहले बना था, शाहजहां से पहले बना था, मान सिंह की प्रॉपर्टी थी। तो उसको उसका पता कैसा लगाया गया? तो एक ताजमहल के दरवाजे के टुकड़े थे जिसको बार बार अमेरिका के कार्बन मतलब अमेरिका के लैब में टेस्ट किया गया, तो पता चला कि ये शाहजहां के टाइम से भी बहुत पुराना है। और इस प्रकार अगर देखा जाए, क्योंकि वो एक एग्जांपल है, एक सैंपल है कि कार्बन 14 से किसी भी चीज की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो इसी तरह कार्बन 14 में जीवाश्म का जब टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल किसी पत्थर का टेस्ट मतलब लेबोरेटरी में, या फिर पत्थर के साथ किसी भी चीज का टेस्ट होता है, तो उसी तरह जीवाश्म में कुछ कणों का टेस्ट किया गया, तो ऐसा पाया गया कि डायनासोर कितने साल, मतलब डायनासोर की आयु और जो जिराफ की आयु, जिराफ छोटी गर्दन वाले पाए जाते थे, उसकी आयु, जिराफ बड़ी गर्दन वाले पाए जाते हैं। तो उसमें लामार्क की आलोचनाओं को लेकर और काफी चीजों को लेकर कार्बन 14 एक एलिमेंट होता है, फॉसिल्स के स्टडी में मदद किया। फॉसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझा जाए तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जब कोई चीज जमीन के अंदर बहुत लंबे समय से उच्च दाब एवं उच्च ताप पर दबा रहता है, तो ऐसे में वो धीरे धीरे शरीर गल के उनके ऊपर जो ढांचा बनता है वो किसमें चेंज होता है, फॉसिल में चेंज होता है, और जो उससे ईंधन तैयार होता है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है, ठीक है। Then that's the reason behind the formation of fossil fuels and behind the formation of fossils. And उन fossils का अगर कार्बन 14 से टेस्ट किया जाए तो we can easily get the age of fossils. Okay, इतना कुछ हमें समझ में आया। अब लामार्क और डार्विन दोनों लोगों ने जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, सॉरी जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी जैव विकास के सिद्धांत,
जैव विकास के सिद्धांत में लैमार्क ने वातावरणीय प्रभाव और अंगों का प्रयोग था, उसके साथ कई एग्जाम्पल दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि मनुष्य पे किस प्रकार जो मतलब बंदर है वो मनुष्य मतलब किस प्रकार मनुष्य में और आने वाले क्या परिवर्तन होंगे उससे कुछ अंदाजा, और वो अपने सिद्धांतों के पूरी कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल। हालांकि कुछ उनकी आलोचनाएं भी हुई, आलोचनाएं मतलब कुछ लोग उनका विरोध भी किए कई एग्जाम्पल देके। उसके साथ डार्विन जो थे वो उन्होंने भी जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में और जैव विकास के संदर्भ में अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, और उनके भी 2-4 आलोचनाएं हुई। फिर नव डार्विनवाद बना, अर्थात डार्विन ने अपना सिद्धांत अलग दिया, फिर उनमें संशोधन करके नव डार्विनवाद, नया डार्विन का सिद्धांत अलग दिया गया, जिन दोनों के बारे में और लैमार्क के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करिएगा, क्लास में कुछ ना समझ में आया तो आप लोग वो भी बताइएगा। कल से शायद पहले वाली ये मतलब क्लास नॉर्मल हो जाएगी कि लैपटॉप पे हम नोट्स बनवाएंगे, नोट्स बनवाने के बाद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के कुछ टाइम में टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में नोट। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 6-7 दिन से पूरा बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सारे इक्वेशंस न्यूमेरिकल जितने भी थे, मतलब मेंडल में जितना कुछ बताना था और ब्लड ग्रुप के जो भी इक्वेशंस समझाने थे वो बिना बोर्ड के तो हो नहीं सकता था, उन सभी चीजों को हम बताएं। अब टाइम आ चुका है कि अब हम लोग नोट्स बनाया जाए, तो अभी इसमें लेक्चर कुछ दिन का बाकी है। लेक्चर के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि कैमरा यहीं रहे, बोर्ड पे हम सारे लेक्चर दे, ताकि हमको कुछ भी तुरंत बताना हो तो तुरंत हम फिगर बना के या फिर तुरंत हम लिख के बता लें। बट लेटर अब आगे चल के हम क्या करेंगे कि लैपटॉप पे नोट्स बनाएंगे 30 मिनट्स और 30 मिनट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा से इसी तरह बोर्ड पे 1 घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है, कल से थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे क्लासेस में, बट एक्सप्लेनेशन अब ज्यादा बोर्ड पे करेंगे, क्योंकि बोर्ड से 5-6 दिन 7 दिन बोर्ड पे पढ़ा के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको कुछ भी बता सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के तुरंत समझा सकते हैं, और लैपटॉप पे एक्सप्लेन करने में, चार्ट बनाने में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। हाँ, जबकि ये भी रीजन है कि स्टैनली मिलर का जो स्पीकर है, चीजें उनको हम ऐसे आपको यहाँ बना के एग्जैक्टली अच्छे से समझा नहीं सकते, तो उनके लिए हम तो दोनों तरीके का यूज करेंगे। ऐसे भी क्लासेस चलेंगे लैपटॉप के अकॉर्डिंग